अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार के लिए परवल की फसल में जरूरी कार्य। लीफ कलर चार्ट के अनुसार बोरो धान की फसल में यूरिया का इस्तेमाल। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्र में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट व रोगों की रोकथाम करना जरूरी होता है। तो परवल की फसल में इन सभी कार्यों को आप कैसे करेंगे, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, हम उन किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे जो परवल की खेती कर रहे हैं। तो परवल की खेती करने के लिए अभी जाड़ा का मौसम समाप्त हुआ है, अब धीरे धीरे गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जब तापमान बढ़ने लगता है तो परवल की लत्तर भी बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे स्थिति में आप जो है उसके पौधों की साफ़ सफाई कर लें। और साफ़ सफाई का मतलब ये कि अगर उसमें कुछ सूखी टहनियाँ हों या इस तरह से हो तो काट छाट के निकाल लें। उसके बाद उसके जड़ों के पास निकाई गुड़ाई कर। परवल की फसल में इस समय खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है और ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, इसलिए इनको समय समय पर निराई गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए। गुड़ाई के बाद फसल की अच्छी बढ़वार के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन भी जरूरी होता है। तो आप पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। खाद उर्वरक के तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों का एक मिश्रण बना ले और प्रति पौधा लगभग 200 ग्राम मिश्रण जो है पौधे के आसपास डाल के हल्का से सिंचाई कर दें। फसल की इस अवस्था में पौधों पर विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है, जो कि पौधों का रस चूसकर उनकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे नियंत्रित किया जाए इन कीटों को। और यही समय है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप परवल के टहनियों पर होगा, क्योंकि जब तापमान उठता है तो लाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है और थ्रिप्स और माइट भी आ जाते हैं। तो बेस्ट इसके निदान के लिए सबसे अच्छी दवा है कि कन्फीडर जो इमिडाक्लोरोपिड के नाम से आती है, उसको जो है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के पौधों पर छिड़काव करें। तो इससे आपको निदान मिल जाएगा और पौधे जो है स्वस्थ रूप से आगे बढ़ेंगे। और बढ़ने के बाद अब इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हमको लगता है या तो कुछ फसलों में शुरू हो गई होगी या शुरू होने वाली होगी। तो चूँकि मेल फीमेल इसमें अलग अलग पौधों पर होते हैं, तो फलों को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्लांट हार्मोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ह्यूमिक एसिड है या प्रोजीव है या मिराकुलान है। इनका जो है संतुलित मात्रा में पौधों पर व्यवहार करना चाहिए। और ये व्यवहार का सबसे अच्छा समय है कि जब पौधों में पहला फूल आने लगे या 10% फूल आ गया हो, उस समय से और हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक एक स्प्रे कर देने से इसमें फलों की संख्या अच्छी हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेटेड फसल होने के कारण मेल फीमेल का रेशियो पर भी ध्यान देना होगा कि अगर मेल फीमेल का रेशियो ठीक रहेगा तभी अच्छी फलत होगी। तो कम से कम 5% और अधिक से अधिक 10% मेल होने चाहिए, यानी 100 पौधे की बात करें तो 5 या 10 पौधे।
परवल की लताओं की बढ़वार होने पर ये फैलने लगती हैं, इसलिए इन्हें लकड़ी या तारों से सहारा देना चाहिए, अन्यथा पौधों में बनने वाले फल व शाखाएं भूमि के संपर्क में आने से कई तरह के रोगों व कीटों की चपेट में आ जाते हैं। फसल में सिंचाई की बात है तो अगर समूचे खेत में सिंचाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पौधे जो है परवल के 1 मीटर गुड़े 1.5 मीटर या 1.5 मीटर गुड़े 2 मीटर पर लगाए जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में पौधों के आसपास 1 फीट चौड़ी या 1.5 फीट चौड़ी आप नालियाँ बना ले और उस नालियों में पानी छोड़ें, ताकि पौधों के जड़ों के आसपास ही पानी जाए, बाकी जगहों पर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे खरपतवार या घास फूस भी कम निकलेंगे। कि जो किसान जमीन में करते हैं उनके लत्तर पौधों के जमीन पर रेंगते हैं तो तमाम कीड़े मकोड़े और घास पात उसमें संक्रमित करते हैं, जिससे पौधों का फलन फूलन या स्वस्थ फल कम मिलते हैं। ज्यों ही हम अलान पर या ढाट पर चढ़ाते हैं, मचान पर चढ़ाते हैं, तो पौधे ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें एक तो हमको सिंचाई कम लगती है, दूसरे फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं, तीसरे कीड़े मकोड़ों की संख्या कम हो जाती है, चूँकि पौधों के अंदर एरेशन यानी हवा का प्रभाव अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में पौधों में फलन फूलन अच्छी हो जाती है, रोग ब्याध भी कम लगते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान बोरो धान की खेती करते हैं, लेकिन ये यूरिया का इस्तेमाल अंधाधुंध मात्रा में करते हैं, जिस वजह से लागत खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ फसल पर कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसान भाई धान की फसल में यूरिया का इस्तेमाल लीफ कलर चार्ट के अनुसार करें तो फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी और लागत खर्च भी कम हो जाएगा। तो इस लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल किस तरह से आपको करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केडी महंत से। ये इसका लीफ कलर चार्ट ये आपके सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक से विकसित हुई है, और जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ की भी अलग प्रकार की 6 तालिका वाला 5 तालिका वाली या कृषि एलसीसी कलर चार्ट विकसित होती है। तो इस बार हम जांजगीर जिले में, क्योंकि बहुत अधिक स्वर्णा का धान यहाँ उपयोग होता है, यूरिया का उपयोग होता है, तो उसको कम करने के लिए हम एक नई पहल शुरुआत करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आखिर ये लीफ कलर चार्ट क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जो कि कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों पर शोध कर पौधों की उर्वरक की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधे की पत्तियों के रंग से करने पर फसल में उर्वरक की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। हर किसान के पास ये हो, जिला के उप संचालक महोदय ने भी सभी कृषि अधिकारियों को जो ग्रामीण स्तर पर मैदानी कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, उनको भी प्रशिक्षण हमने दिया है, और वो भी चाहते हैं कि प्रत्येक विकासखंड में सभी कृषि अधिकारियों के पास एक लीफ कलर चार्ट हो, और इसमें धान में हम यूरिया को कैसे बचत करें, इसका हम उपयोग करके किसान की जो खर्चा है उसको कम कर सकते हैं, और सही प्रबंधन के माध्यम से एक बैलेंस उर्वरक जो है खेत में दें, ताकि हम सही उत्पादन भी हो और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित ना हो। फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान अक्सर बिना सोचे समझे अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है, और इससे किसानों को आर्थिक हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से फसल की उर्वरक मांग के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीफ कलर चार्ट की प्रयोग विधि के बारे में। रोपाई के 21 दिन बाद एवं बुआई के 28 दिन बाद से लेकर फूल आने तक इसका हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले प्रति हफ्ता इसका जो क्लोरोफिल मापने का जो सही समय है, सुबह 8 से 10 बजे और दोपहर 2 से 4 बजे, और इसको एक ही व्यक्ति जो है इसका उपयोग कैसे करते हैं, जैसे हम खेत में बीज खेत में हम जाते हैं, उसमें से जो धान का पौधा लगा हुआ है उसमें से स्वस्थ 10 पौधों को हम चयन करते हैं,
लंबा एवं अच्छे जो स्वस्थ विकसित पत्ते हैं, उनके जो स्वस्थ पौधा हैं उनको हम चयन करके सूर्य के पीछे, वो उसका जो प्रकाश है डायरेक्ट पत्ती पे और इस यंत्र पे नहीं आना चाहिए, तो यंत्र पे ना पड़े करके हम सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं, उसका छाया जो है उस पौधे पर पड़ता है। यंत्र के ऊपर हम पत्ती को रख के हम उसमें जो ये इसमें पट्टिका बनी हुई है 1 2 3 4 करके, तो अगर जैसे 10 में से 6 पौधों में अगर इसका रीडिंग 4 से कम आता है, सेम उसी दिन हमको लगभग प्रति एकड़ जो है 23 किलो यूरिया हमको देना पड़ता है। इस तरह से जब ये रीडिंग जो है 4 से ऊपर रहता है तो हम किसी प्रकार की यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये यूरिया की बचत भी हो जाती है, हमको सही जानकारी हो जाती है कि हमको यूरिया एक्चुअली कब देना है। तो इस तरह से जो किसान भाई 1-1 एकड़ में 4-4 बोरा 3-3 बोरा यूरिया डालते थे, ये एक बहुत ही अच्छा यंत्र है जिसके माध्यम से किसान जो है अपने खेत में यूरिया का प्रबंधन कर सकता है, और अगर वो मिट्टी का परीक्षण कराने में असमर्थ है तो बिना उसके अनुशंसा से, बिना मिट्टी परीक्षण के ही अपने खेत का उपयोग कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी ये किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है कि हाँ, प्रत्येक किसान के पास ये यंत्र होना चाहिए। हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सभी किसानों को हम प्रशिक्षण के माध्यम से बताते हैं। ये हम इसको चेन्नई से मंगाए हैं और कटक से भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ये चेन्नई कोई प्राइवेट कंपनी है उसको ये अधिकृत किए हुए हैं, तो किसानों को हम विश्वसनीयता से हम उनको उपलब्ध करा देंगे। और ये लगभग इसकी कीमत लगभग 110 रुपये के हिसाब से, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रेट है, लेकिन ये चेन्नई से हम लोग 110 रुपये के कीमत से हम इसको मंगाए हैं और किसानों को भी हम उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कटहल की बागवानी करके अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान फल बनने की अवस्था पर कटहल के बाग का सही तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं, जिससे उनके फल वृक्षों पर अधिक फल नहीं रुक पाते हैं और उन्हें आगे चलकर काफी हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई किस तरह से करें अपने कटहल के बाग का प्रबंधन, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर PN काटियार। आज मैं आपको कटहल की बागवानी के बारे में थोड़ा सा विशिष्ट बिंदुओं पे जानकारी देना चाह रहा हूँ। यूँ तो आप जानते हैं किसान भाइयों कि कटहल को हम दोनों रूप में इस्तेमाल करते हैं। सब्जी के रूप में विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पके हुए फलों के कोए को हम फलों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, हमें कटहल की बागवानी में कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं एक विशेष बिंदु आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम आम और लीची में जानते हैं कि फूल आता है तो हमें दूर से दिखाई दे जाता है, पहले से हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें बौर आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो टर्मिनल बियरिंग होती है। कटहल में ये छिपी हुई बियरिंग होती है, जिसको हम एडवेंटिशियस बियरिंग कहती है। हमें नहीं पता होता है कि ये कटहल हमारा फल देगा कि नहीं देगा। जिस समय फूल आ जाता है, जिस समय फल लग जाता है, तभी हमें पता चलता है। इसलिए ये बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमें कटहल की बागवानी में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय कटहल में करीब करीब फूल आ चुका है, फल बैठ चुका है और कुछ मात्रा में अभी फूल और फल आना बकाया भी है। स्थिति में चाहिए कि जो हमारा कटहल का बगीचा है, पौधे हैं, उनके लिए अभी फ़िलहाल हम सिंचाई न करें, थोड़े 1 सप्ताह 10 दिन और इंतज़ार कर लें और 10 दिन के बाद जब आपका फल सेट हो जाए फिर उसको नियमित सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप अगर यदि पानी की कमी रहेगी तो फल का जो बढ़वार है वो धीरे धीरे होगा, और जब टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाएगा, पानी की कमी रहेगी, तो फल का आकार छोटा हो जाएगा।
दूसरा किसान भाइयों, इसका फूल आम और लीची की तरीके से नहीं है। इसका फूल मजबूत होता है, डंठल भी मजबूत होता है। इसके बाद भी कुछ ऐसे कीड़े हैं जैसे मैंगो मिली बग, सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा, जो इस समय प्रभावी रूप से कटहल के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि फूल होता है, उसमें खुशबू होती है, इसलिए ये कीड़ा ऐसे फूलों को फल बनने से पहले ही चूस कर फल को ड्रॉप कर देता है। इसलिए ज़रूरत है हमें कि मैंगो मिली बग का भी नियंत्रण करें। वैसे इसका नियंत्रण दिसंबर लास्ट और जनवरी के महीने से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये कीड़ा नीचे से ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है और जैसे ही फूल निकलता है फूलों का रस चूसना प्रारंभ कर देता है। उस समय हमें चाहिए कि हम जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक पेस्टिसाइड हैं, जैसे कि मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर, क्योंकि अगर बड़ा है 25-30 साल पुराना पेड़ है तो कम से कम 20 लीटर पानी लगेगा। 20 लीटर में 20 ml दवा का सलूशन बना के और उसको विधिवत तरीके से छिड़काव करें। पूरे पौधे को कहते हैं कि धुलाई कर दीजिए और उसको एक बार 1 सप्ताह के अंतराल के बाद पुनः उसकी धुलाई कर दीजिए। एक चीज़ और है, इसमें भी एक रोग यद्यपि इसको पहचानना आप थोड़ा कंफ्यूज न कर जाएं। कटहल में मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। जो मेल फूल होता है उसकी सतह चिकनी होती है और उसके ऊपर पॉलिन ग्रेन्स रहते हैं, जो पॉलिनेशन के बाद 1 सप्ताह 10 दिन बाद काले पड़ते हैं और फिर गिरने लगते हैं। खर्रा रोग में भी सफ़ेद पहले फलों पे पाउडर जैसा दिखाई देता है, बाद में फल काला पड़ के गिरने लगता है। लेकिन जो फीमेल फल हैं उनकी सतह खुरदरी होती है, उनका रंग गहरा हरा होता है। इसलिए पहचान कर अगर आपको खर्रा रोग का लक्षण दिखाई देते हैं, सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देता है फीमेल फलों पर भी, तो आपको ज़रूरी है कि मोनोक्रोटोफास दवा के साथ घुलनशील गंधक 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से इसका भी छिड़काव कर दें, ताकि कीड़े के साथ साथ ये हानिकारक जो बीमारी इसका भी नियंत्रण हो जाए। दूसरी बात किसान भाइयों, इस समय हमें पेड़ के चारों तरफ बगीचे में पूरे में साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बहुत सारे खरपतवार रहते हैं तो खरपतवार भी पोषक तत्वों का तो ह्रास करते ही करते हैं, ऊपर की मिट्टी को भी टाइट बना देते हैं, जिससे हवा का प्रवेश कम हो जाता है। पौधों में अनावश्यक में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है और उस स्थिति में भी फल ड्रॉप करने लगते हैं। इसलिए दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि बगीचे को हम साफ सुथरा रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अरक, जिला बक्सर के कृषक मुकेश कुशवाहा ने। इन्होंने मिर्ची की फसल लगा रखी है तथा उसमें विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है। यह इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश कुशवाहा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मिर्च की जो खेती किए हैं तो इसमें कीट एवं बीमारियां लगती हैं, जिसके रोकथाम का आपको उपाय करना होगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक उपज प्राप्त करें। तो इसमें सबसे ज्यादा तो थ्रिप्स परेशान करता है। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक पीला रंग का स्टिकी जो है ट्रैप, जिसमें चिपक जाए, उसको फसल लगाने के कुछ दिन के बाद उसको ट्रैप को लगाना चाहिए, जिससे कि वो थ्रिप्स उसमें चिपक करके मर जाए। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड जो है दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसको पौधे पर अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे तो ये थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुमका के कृषक अरविंद प्रसाद ने। आप सूक्ष्म सिंचाई यंत्र की कीमत और इस पर सरकार द्वारा कितना अनुदान है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अरविंद प्रसाद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। माइक्रो इरिगेशन का जो है मुख्य रूप से उपयोग हम लोग वैसे जो है फील्ड जो कि जहाँ पे की सतह जो है समतल नहीं है वहाँ पे इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारे पठारी इलाके हैं वहाँ पे इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समतल नहीं रहने के कारण बहुत सारा पानी का बर्बादी होता है। घटक में हम बात करें
इस योजना के घटक जो हैं तो ड्रिप और स्प्रिंकलर की बात करें तो स्प्रिंकलर भी 3 प्रकार के हैं। एक पोर्टेबल स्प्रिंकलर है जिसे कहीं भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। दूसरा सेमी परमानेंट स्प्रिंकलर है और तीसरा जो है हमारा रेनगन है, लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर है। और ये 6 कैटेगरी है। 6 कैटेगरी का सरकार के द्वारा एक जो है दर निर्धारित किया गया है और उसी दर पे जो है किसानों को 35 से लेके 60% तक जो है अनुदान दिया जाता है। और यह जो है एक किसान इसमें कम से कम 0.2 एकड़ का इसमें लाभ ले सकते हैं और अधिकतम जो है 5 हेक्टेयर तक का लाभ ले सकते हैं। वैसे ज़िले जो सूखा प्रभावित ज़िले हैं जैसे औरंगाबाद, गया इत्यादि, और ऐसे ज़िले जो कि जहाँ पे पानी हमारा पर्याप्त मात्रा में है, कटिहार और इसी कैटेगरी में आता है। इसमें 2 कैटेगरी है किसानों के, जो किसान सामान्य किसान हैं और लघु सीमांत किसान हैं। तो जो हमारे लघु सीमांत किसान है उसको, जो सूखा प्रभावित ज़िला है उसको 60% अनुदान है और सामान्य जो किसान हैं उनको 45% अनुदान है। वही जहां पर्याप्त मात्रा में पानी है जैसे कटिहार ज़िला है तो यहां पे जो किसान है वहां सामान्य किसान को 35% और जो लघु सीमांत किसान है उनको 45% अनुदान का प्रावधान है। पिछले योजना के तुलना में इस बार ये देखा गया है कि जो किसान एक बार लाभ ले लेते हैं तो उनको फिर अगले 10 सालों तक हम लोग उसी ज़मीन पे उस किसान को दोबारा लाभ नहीं दे सकते हैं। जो निर्धारित लागत तय की गई है स्प्रिंकलर के लिए, उसमें जो पोर्टेबल स्प्रिंकलर है उसका दर है 19,100 रुपया प्रति हेक्टेयर, सेमी परमानेंट का 36,600 रुपया प्रति हेक्टेयर और जो हमारा रेनगन है उसका 31,600 रुपया प्रति हेक्टेयर जो है तय किया गया है। और इसी राशि का हम लोग जो है 45% और 35% किसानों को दे सकते हैं। ड्रिप की बात करें तो ड्रिप में हमारा जो ड्रिप 2 तरह का है, एक जो क्लोज स्पेसिंग पे होता है जैसे सब्जी वगैरह में लगता है और एक जो है दूरी है जिसमें बगीचे जैसे बगीचे में तो उसमें दूरी पे लगाया जाता है। उसके लिए जो दर निर्धारित है क्लोज स्पेस्ड क्रॉप के लिए है 37,200 रुपया है और जो हमारा वाइड स्पेस्ड क्रॉप है उसमें 90,000 रुपया प्रति हेक्टेयर है। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित दर है उसका हम लोग 35 से 60% जो है किसानों को उपलब्ध कराते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में बाली अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। पॉली हाउस में लगी कार्नेशन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।